Today's topic is there a way one can grow more from the same land? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यह हमारे टॉपिक हैं आज के। आज हमारा पार्ट थर्ड है, तीसरा भाग है। Is there a way one can grow more from the same land? Today's topic. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में पूरे समस्त भूमि पर क्या होती है? खेती की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भूमि बेकार छोड़ी नहीं जाती। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। ओके। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसे आप खरीफ भी बोलते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में क्या वो ग्रो करते हैं, क्या उपजाते हैं? तो ज्वार और बाजरा उपजाते हैं। बरसात के मौसम में क्या उपजाते हैं? बरसात के मौसम को खरीफ बोला जाता है। खरीफ में किसान क्या उपजाते हैं? तो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। These plants are used as cattle feed. इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनके द्वारा जो ये प्लांट उपजाया जाता है, इनका उपयोग वो लोग क्या करते हैं? पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। सर्दी के मौसम तो ये क्लियर हो गया कि वो लोग जो भी उपजाते हैं खरीफ में सीजन में, जो भी ज्वार और बाजरा का प्लांट जो उपजाते हैं, वो लोग पशुओं को चारा के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या था? इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं? अक्टूबर और दिसंबर के बाद, अक्टूबर और दिसंबर के बाद किस चीज की खेती करते हैं? तो आलू की खेती करते हैं। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन को क्या बोलते हैं? रबी। क्या बोलते हैं? रबी। सर्दी के मौसम को क्या बोलते हैं? रबी। और बरसात के मौसम को खरीफ। ओके, क्लियर है? सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूं। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट। तो क्या हो गया? सर्दी के मौसम में, जिसे रबी भी बोला जाता है, खेतों में क्या उगाया जाता है? तो गेहूं उगाया जाता है। फ्रॉम द व्हीट
produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the मार्केट एट, कहाँ नजदीकी मार्केट है बताया हुआ है, रायगंज। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए वो लोग रख लेते हैं, रखकर शेष गेहूं किसान कहाँ बेच देते हैं, शेष गेहूं को क्या बोलते हैं, सरप्लस वेट। शेष गेहूं को क्या करते हैं किसान, रायगंज की मंडी में बेच देते हैं, रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। क्लियर है? अपने खाने के लिए रख लिए, उपज में से अपने फैमिली के लिए जो रखना है रख लिए, एकत्रित कर लिए। उसके बाद जो सरप्लस गेहूं बचता है उसको वो लोग रायगंज की मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, सरप्लस व्हीट को। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every years. Sugarcane in its raw form, इसे आप बोलते हैं, और एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। ट्रेडर्स इन शाहपुर। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना की खेती की जाती है जिसकी कटाई जो है वर्ष में, साल में एक बार होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में, गन्ना को जो आप मार्केट में देखते हैं, गन्ने आते हैं उसके आप जूस पीते हैं, या तो कच्चा फॉर्म में आया, वहां रॉ मटेरियल रूप में आया, गन्ना काट के खेत से डायरेक्ट रहता है, यहाँ पे आपको क्या होता है, उसका जूस निकाल के आप मार्केट में देखते हैं, वो ठेला पे लेके वो लोग बिक्री करते हैं। या तो वो उसके कच्चे रूप में, या गुड़ जो आप मार्केट से लाते हैं गुड़ के रूप में, गुड़ बना के क्या करते हैं, शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कहाँ के व्यापारियों को बेच देते हैं, तो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं या बेचा जाता है। ओके, क्लियर है? तो आप समझ गए कि रायगंज में क्या बेचा जाता है, तो व्हीट, जो सरप्लस व्हीट है वो बेचा जाता है। और शाहपुर में क्या बेचा जाता है, तो जगरी या रॉ फॉर्म ऑफ शुगर केन वो बेचते हैं शाहपुर में। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर। आप देखें कि क्या क्या हुआ, पोटैटो हुआ, फिर आपका व्हीट हो गया, फिर आपका शुगर केन हो गया। पोटैटो, व्हीट, शुगर केन, और ज्वार और बाजरा भी आपने देखा। डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रॉप को ये लोग उपजाते हैं, फसल को उपजाते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर in Palampur is due to the well developed system of irrigation. इरिगेशन यहाँ पे क्या है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर सकते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। क्लियर? क्योंकि वहां पे सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। जहां पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहेगी वहां पे कृषि करने में कृषक को किसी भी तरह की ट्रबल नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इट्स अ मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि बिजली जल्द आ गई, उसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा, यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। पहले लोग नाला खोदकर, आल बनाकर, ट्यूबवेल से खुद से पानी ढोकर सिंचाई करते थे, लेकिन जब से बिजली आ गई तो लोगों को सुविधा ज्यादा मुहैया होने लगा, जिस कारण से फसल के पैदावार में, उसके सिस्टम में आसानी होने लगी लोगों को। सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब
ये हो गया, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फॉर फ्रॉम द वेल्स। व्हील्स लगा के देखते थे आपकी, क्या होता था, वेल से, कुएं से पानी निकाला जाता था, एंड इरिगेट ए स्मॉल फील्ड्स। पीपल saw that the electric run tubes could irrigate much larger areas of land more effectively। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। जब आपके पास बिजली नहीं थी तो लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रभावी ढंग से किसी भी मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में किसी भी मौसम में क्या कर सकते हैं, वो अधिक से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती है। अधिक से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा भी लगाए गए थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार के द्वारा भी लगाए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स एज अ रिजल्ट बाय मिड of 1970s the entire cultivated areas of 200 हेक्टेयर्स बताया हुआ है was irrigated। पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। Not all villages in India have such high levels of irrigation। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigations. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, किसके अतिरिक्त, तो नदियों मैदानों के क्षेत्रों के अतिरिक्त। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः किस पे निर्भर है, तो वर्षा पे निर्भर है। In the remaining areas of farming is largely depend on rainfall। In the remaining area, जो भी एरिया बच गया है वो क्या किस चीज पे निर्भर है, तो वर्षा पे निर्भर है। सिंचाई वहां पे किस पे निर्भर है, तो वर्षा पे निर्भर है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as मल्टीपल क्रॉपिंग। आपका क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक वर्ष में किसी भूमि पर
एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्लियर? It is the most common way of increasing production on a given piece of land. यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. Okay? पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान हैं पिछले 15 से 20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ज्वार बाजरा आपने देखा, शुगर केन आपने देखा, व्हीट देखा। अब 15 से 20 इयर्स के पास्ट में क्या होने लगा है, पहले से क्या होने लगा है कि तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करने लगे हैं। जैसे आप देखें, व्हीट का पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया है। व्हीट है, ज्वार है, शुगर केन है और पोटैटो है। ओके, व्हीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। ये कल्टीवेटेड एरिया का एक फिगर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1950 से 1951 में कितना कल्टीवेटेड एरिया था, मिलियन हेक्टेयर में है तो 129 मिलियन हेक्टेयर्स में है। ठीक है, ये कल्टीवेटेड एरिया कवर्ड द ईयर्स, ये लिखा हुआ है। यहाँ पी का मतलब होता है प्रोविजनल डाटा, जो डाटा दिया जाता है किसी के द्वारा, उस डाटा के अनुसार वो डाटा पे काम किया जाता है। स्रोत बोलते हैं इसको इकोनॉमिक गणना, अनमिम गणना। क्या बोलते हैं? पी मीन्स अनमिम गणना, अनमिम गणना, मिम गणना, अनमिम गणना। ओके, प्रोविजनल डाटा। ये जुताई क्षेत्र से रिलेटेड है, कितना एरिया पे जुताई होता था किस ईयर में। अभी जाके लास्ट में देखिए, प्रोविजनल डाटा जो है आपका अनमिम, जो आपका गणना है वो 2014 से 15 में क्या है आपका 155 कल्टीवेटेड एरिया जो है कवर्ड किया हुआ है, जुताई क्षेत्र जो है कवर्ड किया गया है। और एक बात और समझ लेते हैं कि ये डाटा आता कहां से है, इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 का डाटा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं 2017 का डाटा है। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनके द्वारा ये डाटा दिया जाता है, ये सोर्स मिलता है। और ये क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो क्या है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है, जहां से क्या होता है कृषि निगम और किसानों के कल्याण का एक विभाग है, किसानों के कल्याण का विभाग है। और ये आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में क्या दिया हुआ है, जुताई क्षेत्र दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है कि किस ईयर में कितना 120, 1950 से 51 में कितना था, तो 120 वैसे वैसे बढ़ते गया है ग्राफ, इधर जाके सिमिल्टेनियस हो गया है, टोटल 155 जाके टोटल रुक गया है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये आपका ईयर है 14 to 15 लास्ट है, 1950 to 51 to 2014 to 15। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। यह एक रास्ता है मल्टीपल क्रॉपिंग, जो कि क्या करता है, आपको एक ही भूमि पे 2-3 फसल उपजाने का वो रास्ता बन सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। यह एक ही जमीन पे आप 2-3 फसल पैदा कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से।
अब ये तो एक हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरा तरीका, ये बहुविध फसल प्रणाली हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई यील्ड। अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है, जिसे आपको बोलता है व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग, व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस फिगर के माध्यम से भी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब हम लोग पिछले स्लाइड में मैंने देखा कि वहां पे क्या हुआ था, बिजली केबल आया तो इतना बदलाव आ गया। मल्टीपल क्रॉपिंग में सिंचाई करने के लिए लोगों को बहुत सुविधाएं, बहुत आसान हो गई, जिससे लोगों का पैदावार भी बढ़ा। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसमें क्या है, ये आपका हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स है। ये आपका HYV बोलते हैं। HYV का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स। ओके, फिर आपका फर्टिलाइजर्स हो गया। पहले लोग मेन्योर, घर में बने हुए फर्टिलाइजर का यूज करते थे, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं था। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में आपका ट्रैक्टर आ गया, जिससे जुताई प्लस अपने फार्म से एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई का काम भी आप कर सकते हैं। फिर वहां से आप मार्केट में आप सेल करने के लिए, बेचने के लिए भी उस पर लाद कर ले जा सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का काम आपका ये ट्रैक्टर करता है। डीजल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के बदले क्या लगा, डीजल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आपका पंप सेट चल सकता है सिंचाई करने के लिए। अगर बिजली नहीं है तो उस समय में डैम बनाया गया पानी को संरक्षण करने के लिए। बिजली की नई नई पद्धतियां चालू की गई। पेप्टिसाइड का उपयोग किया जाता है कीटाणुओं से बचने के लिए। कीड़ा न लगे किसी फसल में, कीड़ा लगने से क्या हो जाती है, तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, जिस कारण से आपका यील्ड्स कम हो जाते हैं, उपज कम हो जाते हैं, अनाज का आकार छोटा हो जाता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिया हुआ है। क्या क्या चीज, क्या क्या इक्विपमेंट है यहाँ पे आपने देख लीजिए। आप यहाँ पे ये टोटल पिक्चर में समझाया हुआ है। दूसरा तरीका तो हम लोग देख लीजिए। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। Yields is measured as crop produce on a given piece of land during a single season. उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. 1960 के दशक में, 1960 के समय में दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, जो हमारा फसल हुआ उसी में से जो अच्छा हुआ उसको निकाल के रख लिया, उसी का फिर हम लोग अपने नेक्स्ट फसल में बुआई करते थे। पारंपरिक बीज हुआ, ट्रेडिशनल सीड्स को हम लोग फिर से उसी को रोपते थे, खेतों में उपजाते थे उसी से। ओके, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, क्या थी, कम थी, और परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। जो आपका पहले का जो बीज होता था उसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ओके, उसमें सिंचाई की कम अवस्था, वो परंपरागत जो भी आपके बीजों को बोया जाता था उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। मैंने पहले ही बताया, फार्मर क्या करते थे, किसान लोग क्या करते थे, पहले उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ओके, ऑल दीज वेयर readily available with the farmers who did not have to buy them. यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, क्योंकि गाय के गोबर से वो क्या करते थे, उसे
कंपोस्ट कर कर खाद बनाते थे, उसी को फिर वो अपने खेत में डालते थे। सड़ा हुआ कुछ भी था उनके पास, उसको गोबर जंगल वगैरह कुछ भी घास वगैरह देके उसको गला के उसे खाद बनाया जाता था परंपरागत विधि से, उसको फिर वो उर्वरक के रूप में उपयोग किया करते थे। यह सब किसानों के पास उपलब्ध होता था तत्काल, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। ओके, इनको खरीदना नहीं पड़ता था बाय देम, ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब आपने देखा कि मॉडर्न जो आपका फार्मिंग है वो हुआ मेथड्स, अब यहाँ पे आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। 1960 के दशक में ही क्या हुआ था कि अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV, जो देखे HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। हरित क्रांति के द्वारा ही जो भारत में आया 1960 के दशक में, तो तभी क्या बताया गया HYV सीड्स को कैसे यूज करेंगे। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield varieties seeds. ओके, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। Compared to traditional seeds, the HIV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. परंपरागत जो आपका बीज था, बीजों की तुलना में हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो हैं, बीजों में एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अधिक अनाज पैदा होने की आशा थी। ओके, मतलब एक ही मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। माने जब से HYV सीड्स का उपयोग किया जाने लगा, तो परंपरागत बीज के कंपेयर ट्रेडिशनल सीड्स के कंपेयर इसमें ज्यादा उपज होने लगी। परिणाम स्वरूप एक ही टुकड़े में, एक ही जमीन के टुकड़े से पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। एज अ रिजल्ट, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अगर आपको ज्यादा उपज चाहिए एक ही लैंड से, एक ही भूमि से, एक ही जमीन से, तो उस पर आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना होगा, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का उपयोग करना होगा। ओके, तो क्या है, यद्यपि उपज प्रजातियों वाले बीजों में क्या होती है, तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है तथा रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है और कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। माने ये सब चीज अवेलेबल होगा तभी आप HYV सीड्स को लगाकर अधिक से अधिक उपज अपने सिंगल लैंड में कर सकते थे, वन प्लांट में। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides
टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए HIV सीड से एक प्लांट में, तो आपको क्या क्या चाहिए? पानी भरपूर मात्रा में चाहिए सिंचाई के लिए, रासायनिक उर्वरक चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, कीटनाशक चाहिए आपको आपके प्लांट के लिए। टाइम टू टाइम आपको पेस्टिसाइड्स करना होगा अधिक प्रोड्यूस के लिए, अधिक प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस्ड के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए। ओके, हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV सीड्स। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में थी हैं। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ETC आपको यहाँ पे वही बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, सिंचाई करनी पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर डालनी पड़ेंगी और पेस्टिसाइड कीटनाशक आपको उपयोग करना पड़ेगा। फार्मर्स ऑफ, क्लियर हो गया आपका ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या हुआ और क्या क्या करना पड़ेगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। आपको याद रखना है कि सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग कहां पे स्टार्ट किया गया, तो कहां के किसान किए, तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये इंडिया में पहली बार हुई और कहां पे हुई, तो इस जगह पे हुई। इन पालमपुर द यील्ड्स ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg per hectare. With HIV seeds, the yield went up to 3200 kg, 3200 kg पर हेक्टेयर। मतलब कि आपका जो ट्रेडिशनल वेराइटीज का सीड्स था उसके उपयोग से कितना पर हेक्टेयर होता था, तो उपज यील्ड्स तो 1300 kg पर हेक्टेयर। जब HYV हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स का उपयोग किया जाने लगा तो उस समय से वो वेंट अप कर गया, यील्ड्स कितना, तो 3200 kg पर हेक्टेयर होने लगा। अब आपको समानता दिख गया कि ट्रेडिशनल वेराइटीज में और आपका HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स में क्या डिफरेंसेस है। ओके, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की खेती की गई जिसकी उपज पाया गया 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का उपयोग किया गया तो वहां पाया गया 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. इसके बाद क्या हो गया, तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। मतलब अब क्या होंगे इससे, तो वहां के किसान खुशहाल होंगे। तो आपको ये ग्राफ बना के अभी दिखाया गया है, जैसे कि आपको पिछले क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारा होगा तो उसमें हम बताएंगे कि आधुनिक कृषि में और क्या क्या किया जाता है। थैंक यू।